जुड़ जाएंगे भाई, डीपी लोग यहाँ पर करने सवाल मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर, इस सुंदर शुक्ला जी आंसर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सारे जुड़ जाएं, चलिएगा। तो हम भारत संघ की बात करें तो उसमें जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, चाहे उसमें हम प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सवाल जो है वो पूछा गया है। और इसके लिए आपको संविधान का एक आर्टिकल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये जो है वो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यही सवाल में यदि भारत संघ छोड़कर राज्य लिखा होता तो पूरा का पूरा जो राज्य का कैबिनेट है वो कहां पर होता बेटा? विधानसभा, है ना, ध्यान रखिएगा। राज्य का जो कैबिनेट है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संघ का कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसके लिए हमने संविधान में जो बेटा आर्टिकल या जो अनुच्छेद पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो हमने पढ़ा है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। क्या कहता है? ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो सवाल हमसे पूछा गया है वो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में जो है वो दिया गया है, इसको आप ध्यान रखना। इनफैक्ट यदि लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है उसे पारित कर देती है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, सरकार गिर जाती है। आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये जो व्यवस्था हमने कहां से लिया बेटा? ये पूरी व्यवस्था हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली है। कहां से लिए? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया, ध्यान रखिएगा, कहां से लिए? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली हुई है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या 24 अप्रैल को? तो आपको बताना है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे सवाल पूछा गया है। आंसर करो, जल्दी करो, बताइए। लव यू सर जी, आपको भी ढेर सारा प्यार सिकंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको ऐसा लगे कि अभी ऐसे एक क्वेश्चन हुआ तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, है ना, फिर ऐसे काउंट कर लेना। क्योंकि मैं उन टीचर के जैसे नहीं पढ़ाता जो वन लाइन पढ़ा दिए और छुट्टी ठीक है, और 500 क्वेश्चन करा दिए, उतने तो हम 50 क्वेश्चन में 500 कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा बेटा? पंचायती राज, किसकी बात करी गई यहाँ पर? पंचायती राज की जो है वो बात करी गई है। पंचायती राज के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा ये पंचायती राज। पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला बेटा? तो हमने पढ़ा हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 1992 में। और इस संविधान, इस ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसे लागू कब किया गया बेटा? तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1900, कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल के दिन इसे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 73rd अमेंडमेंट के तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया गया पंचायती राज के लिए और एक अनुसूची जोड़ी गई, जो कि कौन सी अनुसूची थी बेटा? 11वीं अनुसूची थी। ध्यान रखिएगा, इस 11वीं अनुसूची की यदि हम चर्चा करें तो ध्यान रखेंगे इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कितने विषय दिए गए बेटा? 29 विषयों पर जो है वो क्या की गई है? चर्चा दी गई है। याद रखिएगा, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो पंचायती राज जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का एग्जांपल है। किसका बेटा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का जो है वो क्या है? एग्जांपल है। आपसे इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और क्या बन सकता है सर? इससे और सवाल आपका बनेगा कि बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत किसने करी थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा बेटा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है वो इसे रिकमेंड किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं द्विस्तरीय पंचायती राज की तो इसे किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो इसे बताया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करना कितना आसान है। बलवंत राय मेहता लिखते हैं तो 3 आता है, अशोक मेहता लिखते हैं तो 2 आता है। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की है। ध्यान रखना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला सवाल। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 40, 50, 60 या 30? आंसर करो, जल्दी करो। चलिए, सारे करेंगे भाई। क्या होगा राइट आंसर? और ये आ गया पोल आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड सर जी, सरप्राइज दे दिए। हाँ जी भाई मनीष जी, सरप्राइज हो गया। 4 सरप्राइज मिलेंगे। मैं 5 मॉक टेस्ट आपके लिए कराने वाला हूँ यहाँ पर, बढ़िया तरीके। ठीक है, चल, भूल तो नहीं गए थे मुझे तुम लोग? विजय, लव यू सर, लव यू भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। अनिल, यश, पूजा, बहुत बढ़िया। सभी आंसर करें, कोशिश करें। गलत करना कोई टेंशन नहीं, हमारी क्लास में गलतियां चलती हैं, है ना। गलती करोगे इसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या भी सवाल? राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है बेटा? तो न्यूनतम संख्या जो है वो यहाँ पर 40 होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक और अनुच्छेद के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वो अनुच्छेद है बेटा अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 मैंने क्यों बोला? अनुच्छेद 171 बोलने का कारण यह है कि अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद लिख लेना, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों, ये सवाल आता है, सदस्यों की संख्या क्या हो बेटा? तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, है ना। तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये बात कहां पर लिखी है? अनुच्छेद 171 में लिखी है। लिखिएगा क्यों भैया नहीं हो सकती? इसका मतलब है कि विधान परिषद जो होगी उसकी मिनिमम 40 होना चाहिए और मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से कम होगा। इसे आप यहाँ पर ध्यान में रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल बनेगा, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तब तुम क्या कहोगे? यदि हम बात करें कि वर्तमान में कितने राज्यों में आपको क्या मिलती है बेटा? विधान परिषद मिलती है, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो भारत के 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिल जाती है। कौन कौन से हैं? तो पहला लिख लेना बिहार, दूसरा लिख लेना महाराष्ट्र, है ना। क्या लिखोगे बेटा? लिखेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या लिखोगे? आंध्र प्रदेश। तीसरा लिखना आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा कौन सा लिखोगे? आंध्र प्रदेश लिख लिया तो उसी के साथ में बना, मतलब उसी का अंग क्या है? तेलंगाना। इसके अलावा आप यदि लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कितने हो गए? 4 हो गए, 5 और 6 2 बचे, मतलब एक आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। 5वां कौन सा बेटा? कर्नाटका। और 6वां जो आपका आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश। तो भारत के इन 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलती है, बाकी सभी में विधानसभा ही है। इनको आप ध्यान में रखें। क्लियर है? चलो आगे बढ़े जी। सर आपके बिना मन नहीं लगता।
ठीक है, कब होगा एग्जाम? एग्जाम की बेटा डेट नहीं आई, मैं उसी उम्मीद में था कि डेट आ जाए तो फिर मॉक टेस्ट करा देता हूं मैं, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही करा दिए क्योंकि भाई अभी तक डेट नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? न्यायालय के एक न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायविद, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, 1 न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायविद। करो आंसर, क्या होगा राइट आंसर? आना भाई, सारे बताएंगे क्या होगा, बताएं। बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई, क्या लिख रहे हो? बाजीनाथ नमस्कार सर। नीरज सर मेरा पहला क्लास है, अच्छा या पुरानी क्लास हो चुकी है, उनको देख लीजिएगा। मोहम्मद सलाम, सर सर आपको भी ढेर सारा प्यार। चलिए सर आप बहुत चढ़ाते, धन्यवाद रामपाल, राम कृपाल जी। चलिए तेज नीश, बहुत बढ़िया। चलिए मनीष भाई लगा हुआ है, हाय कल्पना, कल्पना जी आपको मनीष भाई बोल रहे हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है? सवाल है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध यदि इंपीचमेंट की प्रोसेस करना है तो कितने जज की समिति या कितने लोगों की समिति बैठती है और वो ये सारी चीजें देखती है। तो बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 3 लोग बैठने वाले हैं, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक न्यायाधीश और एक अन्य न्यायविद जो है वो यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर होते हैं, इस कमेटी के सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उस पर महाभियोग का जो मुकदमा चलाया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है बेटा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, अनुच्छेद 124 की धारा 4 के अंतर्गत जो है वो चलाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ में महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है, साथ ध्यान रखना, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखना, बस हर सदन से उसे आपको 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, इतनी सी जरूरत है। एक सदन में लाओ, 2/3 बहुमत से पास कराओ, अगले सदन में जाएगा, कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी और फिर वहां पर वोटिंग होगी, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और वहां से पद से निष्कासित कर दिया जाता है बेटा किसको? तो उसे कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ध्यान रखना। अगला सवाल चलें जी, चलो। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यदि आपको गवर्नर बनना है साहब तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी है? 35 साल, 40 साल, 25 साल या फिर 45 साल? करेंगे आंसर जल्दी से, सभी करें, जल्दी करें। चलिए वेलकम भाई मोहम्मद शाहरुख। चलिए सभी जुड़ जाएं, बढ़िया तरीके से आंसर करें। वेरी गुड सर, बॉडी कंप्लीट बताइए। कंप्लीट नहीं है, मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया बेटा, उसको पढ़ लो तुम लोग ना, जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है या जो नए हैं, मैंने पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाई, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसमें जो टेस्ट दिए कम से कम उन टेस्टों को आप जरूर लगाइए, ठीक है? बहुत मेहनत से पढ़ाया बेटा आपको, है ना? वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर आ रहा है? मैक्सिमम 63%, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राज्यपाल की आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष जो है यहाँ पर बताई गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये बात कहां पर लिखी है? तो ये बात मैंने आपको पढ़ाया है, ये बात आपकी अनुच्छेद या आर्टिकल 157 में आपको मिलेगी, 157 में मिलेगी, जहां पर क्या कहा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल बनने की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? योग्यता क्या चाहिए? तो मिनिमम 30 ईयर, 35 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए। आप भारत के क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ध्यान में रखेगा। इसके अलावा यदि आप मतदान करना चाहते हो, यदि आप वोट डालना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होना चाहिए? 18+। ये बात कहां पर लिखी है? आर्टिकल 326 में लिखी है। यदि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो, दोस्तों ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कितनी एज चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो एज कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष के आप कम से कम होना चाहिए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है और यदि आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी एज होना चाहिए 30 ईयर्स या 30 वर्ष। यदि आपको राज्यपाल बनना है, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, ये सब सवाल आएंगे एग्जाम में, है ना? या फिर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, यदि इनमें से किसी भी पद पर आप पहुंचना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स ही होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ध्यान में रखना, क्लियर? अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रधानमंत्री बनना हो तो कितनी उम्र चाहिए? तो प्रधानमंत्री बेटा लोकसभा का सदस्य रहता है, तो आपको चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे आपको प्रधानमंत्री बनना हो, है ना, चाहे आपको विधानसभा का सदस्य बनना हो, विधायक बनना हो, आपकी उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। ध्यान, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। करो आंसर जल्दी से, फटाफट करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा, वेलकम भाई दिलीप, अमिताभ बच्चन जी, रोहित, सिकंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मिथिलेश कुमारी राजपूत। चलेगा, सुनील, सीलू, रोहन, वेरी गुड। सर मेरा नाम लीजिए सर, सचिन वर्मा है भाई। चलिए हो गया जी, 23% लोगों ने आंसर किया, बाकी सबने गलत कर दिया। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो फिर ये जानकारी जाती है किसके पास बेटा? राज्यपाल के पास, कि भैया यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस रिपोर्ट को माननीय राष्ट्रपति जी या प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं कि भैया राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता आ गई है, तो आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो बेटा आर्टिकल 356, जिसमें किसकी बात करी गई है? राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा तंत्र राष्ट्रपति के हाथ में राज्य का आ जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यह आपातकाल 6 महीने के लिए लागू होता है, बाद में इसे आप संसद की मंजूरी के साथ बढ़ा सकते हो। 6 महीने के लिए शुरुआत में ये लागू किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है? उसके अलावा हम आर्टिकल 352 की बात करें तो 352 में बेटा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। और आर्टिकल 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है। क्लियर है? इनको नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। सर पॉलिटी मैंने 5 बार याद अच्छा खत्म कर दिया है, याद नहीं हुआ बेटा, फिर आपको थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए, या तैयारी कोशिश करो ना करो, क्योंकि 5 बार बहुत बड़ा होता है कि 5 बार पढ़ लिया और याद नहीं हो रहा। तो हमारी कई बार क्या होती है ना, दिमाग की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, तो हमें ये करना चाहिए, मेडिटेशन करें, है ना, योग करें, ये चीज करें, कुछ आप मेडिसिन वगैरह लें, तो चीजें रिकवर हो जाती हैं और फिर हमारा दिमाग फास्ट काम करने लगता है। या हमारे ऊपर हो सकता है बहुत सारे लोड हो कि हमको रील देखना है, फेसबुक चलाना है, या कोई सर पढ़ा रहे हो तो एक की जगह 100 कमेंट करनी है, तो हमारा कई बार दिमाग, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर चीजें सही हो जाती है, यदि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको 1-2 बार में ही सारी चीजें भी आएंगी और बनेंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। इसका आंसर बता दिया था मैंने, ओके। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ये आपको आंसर करना है, बताइए भाई। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे फटाफट। कभी करो भाई, लो साइड हो गया, मैं लगा दूं पहले, चलिए लगाइए भाई आंसर।
चलिए कर लिया भाई सारे आंसर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 41% लोगों का सही है, बाकी सबने गलत कर दिया। सवाल पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से, या फिर हम बात करें तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से। मौलिक कर्तव्यों की जब चर्चा की जाती है ना, ध्यान दीजिएगा, जब मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की जाती है तो हमारे मूल संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंल ड्यूटी हमारे मौलिक संविधान में कितने थे बेटा, तो ध्यान रखिएगा 0, है ना। उसके बाद क्या किया गया, संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 1973 में। ये जो संविधान संशोधन था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, और इसने रिकमेंड किया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जानी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जोड़ लेते हैं जी। तो हमने कहा कहां से पता करें क्या क्या जोड़ना चाहिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या रूस के संविधान को देखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने देखा तो हमने जो है वो कितनी मौलिक कर्तव्य बना लिए, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़ दी हमने। कब जोड़ दी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। साथ में ये मौलिक कर्तव्य के लिए हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जिसे हम भाग 4A कहते हैं, और इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल भी जोड़ना पड़ा हमें, जिसे हम आर्टिकल 51A कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गए 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन अभी कितने मौलिक कर्तव्य, 11 है टोटल, इसलिए हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा साहब, ये जोड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत, जिसमें हमने प्रावधान किया कि यदि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात करें तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा उपलब्ध कराने का कर्तव्य उस बच्चे के अभिभावक, माता पिता या अभिभावक का होगा। ये बात हमने 11वें मौलिक कर्तव्य में जोड़ दी, ध्यान। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, बड़ों का सम्मान करना इज द राइट आंसर, नोट कर लें। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन आपका नैतिक कर्तव्य ये होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, तो 14 20 23 30 15 21 25 27 20 21 25 30 15 16 19 30 चलेगा। आंसर करेंगे पर यहाँ तरीके बताइए, सभी करो भाई, क्या होगा राइट आंसर फटाफट। चलिए क्या होने वाला बेटा इसका राइट आंसर, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सर वी आर मोदी पांचनाथ राजेश, तो वेरी गुड। चलेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेदों कौन से समूह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है बेटा, तो केवल भारत के नागरिकों को जो है मतलब किसी और नागरिक को अधिकार नहीं मिलते हैं, वो है बेटा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भैया सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समानता दी जाएगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आपको बोलने की आजादी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 30 की बात करेंगे तो ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया गया है, ध्यान में रखना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आगे बढ़े। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, है ना, तो सभी आंसर करेंगे उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, और एकमात्र संशोधन, सभी करो जल्दी करो। सर आज आपका ब्लैक शर्ट कहाँ है, कल पहन के आता हूँ मैं, ठीक है। चलिए वेलकम भाई, वेलकम वेलकम, हमारे सभी जुड़ जाए बढ़िया तरीके से, आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं, 59% सही, वेरी गुड। सोनम चौधरी डॉटर ऑफ मीरा देवी, बहुत बढ़िया। पूनम नाम सुनकर आजकल जो है वो पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है ठीक है सर, मैं आपकी क्लास देख रहा था, मॉक टेस्ट आ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। खुश रहिए नरेश शाइनी जी, कैसे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, कब हुआ था 1976 में। और मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि दुनिया झूठ पढ़ाती है, दुनिया गलत बताती है, दुनिया बोलती है कि धर्मनिरपेक्ष सब संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, एक्चुअली जोड़ा ही नहीं गया कभी, लेकिन हम मान के चलेंगे जोड़ दिया, क्योंकि गलत को इतना पढ़ा दिया गया है कि अब वो सही हो गया। एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि क्या जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो यहाँ पर जोड़ा गया है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ध्यान रखिएगा, और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो यहाँ पर जोड़े गए। और ये संविधान में पहला और एकमात्र संशोधन था जो कब किया गया था बेटा, इंदिरा जी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, ध्यान में रखेगा। और इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जो है वो जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को, इसे आप ध्यान में रखना। आगे बढ़े जी, चलो। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया, भाग 3 इनमें से कोई नहीं, भाग 1 या भाग 2, आंसर करो जल्दी करो, बताइए फटाफट करेंगे क्या होगा राइट आंसर, सभी का। सर जब लाइव क्लास खत्म हुई तो ऐसा लगा कि परिवार से बिछड़ गए, सभी टीचर की खूब याद आती है, हमें भी लगता है आपके प्रति, ठीक है। आप सिलेक्शन लेकर हमारे पास आओगे, परिवार से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब यहीं पर हैं। पंथ निरपेक्ष, हाँ जी भाई पंथ निरपेक्ष रहेगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन आप मान के चलना धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि झूठ बार बार बोला जाता है तो सच हो जाता है, ठीक है। चलिए मेरा नाम नहीं लिया सर जी, चंदन ले लिया भाई, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, भाग 2, वेरी गुड। क्या होगा राइट आंसर भाई, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, सिटीजनशिप से जो है वो संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संविधान के भाग 3 की बात करेंगे, इसमें क्या बेटा, तो संविधान के भाग 3 में बेटा मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। संविधान के भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। संविधान के भाग 3 की बात करते हैं तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये एग्जाम में सवाल आएंगे, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान में रखिए। संविधान के भाग 1 की बात करें तो ये किससे संबंधित है बेटा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत ही दिया है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 1 से लेकर 4 तक जो है आपको मिलते हैं, ध्यान रखना। संविधान के भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल बेटा कहां से कहां तक मिलेंगे, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल मिलते हैं। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल आर्टिकल 9 आता है, जिसमें बताया गया है क्या बेटा, इसमें बताया गया कि यदि आप किसी और अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपके भारत की नागरिकता जो है आपकी समाप्त कर दी जाएगी। इसी का आर्टिकल 11 ये कहता है कि भैया संसद के पास ये अधिकार रहेगा कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सके और पूरे देश की जनता को उसे मानना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर दी गई। नागरिकता के जो प्रावधान बेटा वो 1949 में लागू कर दिए गए थे,
लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर अधिनियम आया उसे हम नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं, जैसे 1955 में लाया गया था, याद रखेगा। इस नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, और आपकी नागरिकता चली जाएगी उसके लिए कितने तरीके हैं? तो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता चली जाती है, उसके प्रकार यहां पर दिए गए। मैंने आपको सारा फैक्ट बता दिया जो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो कोई ये मत समझना सर 10 क्वेश्चन बच हुए हैं क्या? नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सवाल हो गए, है ना? ऐसे कर लेना। आगे बढ़े जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संथाली, नेपाली, सिंधी या अंग्रेजी? चलेगा, आगे आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? सभी बताएं फटाफट बताइए। सारे करो भाई आंसर जल्दी से। सवाल बहुत अच्छा पूछा गया, 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? कौन सी भाषा शामिल? ये सवाल है, आंसर करो। तो भाई साइड में ही हूँ, बहुत बढ़िया। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? मैं एक गुप्त स्थान से पढ़ा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर कभी आदि मानव आकर रहा करते थे, फिर जब वो छोड़कर चले गए तो मुझे देखकर गए कि तुम इस गुफा में पढ़ाना सर। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या दिक्कत है, कहीं से भी पढ़ाएं, आप तक पहुंचना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अभी करेंगे आंसर। वेरी गुड, क्या लग रहा है भाई? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कितने लोगों ने इंग्लिश लिखा है? तो यहाँ पर 34 ने इंग्लिश लिखा, सबसे ज्यादा लोगों ने इंग्लिश ही बोला है, बाकी लोगों ने 2% थाली भाषा को चुना है। वेरी गुड यार, तो मतलब ये चीज लाते कहाँ से हो, आती कहाँ से है तुम्हारे अंदर? एक मिनट, कर दिया सबने आंसर? वेरी गुड, चलो ध्यान देंगे यहाँ पर। क्या लिखा बेटा? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं, हमारे यहाँ पर ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह है, लेकिन इसे हमने अपनी संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी। ठीक है, चलिए थोड़ा संविधान की 8वीं अनुसूची को देख लें क्या? 8th शेड्यूल को देख लें थोड़ा बहुत। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की यदि हम 8वीं अनुसूची की चर्चा करें, 8th शेड्यूल की जो है वो चर्चा करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी बेटा? 14 भाषाएं थी। क्लियर है? कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर इसमें हमने एक भाषा जोड़ी जिसे हमने कहा सिंधी। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया बेटा? इसे जोड़ा गया 1967, 1967 में। कब जोड़ा गया? 1967। और इसके लिए हमने संविधान में कौन सा संशोधन किया? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद हो गई 15। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, 3 भाषा और जोड़ते हैं। 3 भाषा हमने कौन सी जोड़ी? एनएमके। एनएम के मतलब नमक, नमक मतलब एन फॉर नेपाली, याद कर लेना। एम फॉर मणिपुरी, याद कर लेना। के फॉर कोंकणी, याद कर लेना। क्लियर है सभी को? अब इन भाषाओं को जो है वो जोड़ा कब गया? तो इन्हें जोड़ा गया था बेटा 71वां संविधान संशोधन हमने किया। कौन सा बेटा? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कब किया? 1992 में किया। ठीक है, तो अब कितनी भाषाएं हो गई? 15 और 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। फिर हमने 4 भाषाओं को और जोड़ा। 4 भाषाएं कौन सी थी? बीडीएमएस। बीडीएमएस मतलब बी फॉर बोडो, ध्यान रखिएगा, डी फॉर डोंगरी, बी फॉर बोडो, डी फॉर डोंगरी, एम फॉर मैथिली। कौन सी हो गई? मैथिली। और एस फॉर संथाली। 4 भाषाएं और हमने जोड़ दी। इन 4 भाषाओं को बेटा कब जोड़ा गया? तो इनके लिए हमने संविधान संशोधन कौन सा किया? इनके लिए हमने 92वां संविधान संशोधन किया। कब किया बेटा? तो ये हमने किया था, कब किया था? 2003 में। वेरी गुड, कब किया था? 2003 में। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हमारे संविधान में 22 भाषाएं हमको मिलती है, और इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? चलेगा, आगे बढ़े। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? करो आंसर। बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ना बने। आप लोगों को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ये समझाया, पढ़ाया, बुझाया है। चलेगा सर, इंग्लिश जोड़ना चाहिए था ना, इसलिए नहीं जोड़ा बेटा क्योंकि इंग्लिश हमारे किसी भी राज्य की भाषा नहीं है, समझ रहे हो? हमारे कहीं किसी राज्य में, वो तो अंग्रेजों की देन है, गुलामी, गुलामी की जंजीर। अभी मैं देख रहा था, किसी ने स्टेटस लगाया था कि अमित शाह जी ने कहा है कि एक समय हम ऐसा लाकर दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, कुछ इस तरीके से बोला कि इंग्लिश बोलने में लोगों को शर्म आएगी, लोग अपनी भाषा बोलना प्रेफर करेंगे, इंग्लिश बोलने में उन्हें शर्म महसूस होने लगेगी, समझ रहे हो? चलेगा, अभी तो ऐसा रहता है कि कोई यदि इंग्लिश बोल रहा है तो ये समझ लो उसको समझते हैं भैया इससे ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानवान है ना कोई है ही नहीं। चलिए करो भाई आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, देख लिया सभी। चलो क्या आंसर कर रहे हो? सी, सी इज द राइट आंसर। 22 जनवरी 1947। ध्यान दीजिएगा, संविधान की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, इसे लेकर कौन आया था? लिखा है क्या? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश कब किया था बेटा? तो इसे उन्होंने पेश किया था कौन सी तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत करते हैं, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये प्रस्ताव पारित होता है 22 जनवरी 1947। ये सवाल बार बार एग्जाम आया हुआ है और पूछा जाएगा। ठीक है, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909। करो आंसर। बढ़िया सवाल, वेरी गुड, सभी करो भाई, क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देंगे, भारत में संघीय और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया जाता है। क्या लाया जाता है बेटा? 1935। 1935 का अधिनियम जो है इसे 1937 में लागू किया गया। कब लागू किया गया इसे बेटा? ध्यान रखिएगा, इसे जो लागू किया जाता है इसे कब किया जाता है? 1937 में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। ये वही समय था जब प्रांत और संघ को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये वही संविधान, ये वही अधिनियम है जिसका लगभग 80% भाग अभी हमारे संविधान में सीधे सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा, ये वही संविधान, ये वही अधिनियम है जिसके तहत भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया। वर्मा मतलब म्यांमार है ना, और म्यांमार भारत से 1937 में अलग कर दिया जाता है। ये कहते हैं इनका भाषा, इनका कल्चर अलग है, तो इन्हें भारत का अंग नहीं माना जा सकता, उन्हें अलग कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो क्या कहते हैं? ये सवाल है। याचिका, प्रपत्र, संविधान, या आप कहोगे तो हमें तक भी आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? सभी बताओ, जल्दी बताओ। तो सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मुमताज, मुमताज खान मुगल, आप मुगल के परिवार से हो क्या? मुगलों के? चलेगा, शुभोद भाई, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। सर किस टाइम हो सर?
किस टाइम होगी सर? क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना है, किस टाइम? चलिए वेरी गुड, नमस्कार अनुज रोहित, बहुत बढ़िया। हाँ, कल भी होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। मतलब कल भी हो सकता है, तो समय हो सकता है कल दोपहर में 1 बजे लूँ। आपका ये सरप्राइज़ टेस्ट रहेंगे, कभी भी किसी भी समय आपके सामने प्रकट हो सकता है। ठीक है? चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर होगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? ध्यान रखिएगा, लिखित नियमों का एक समूह जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। और भारत का या किसी भी देश का कोई भी नागरिक संविधान को स्वीकार नहीं करता, तो आपके जो नागरिकता का जो प्रावधान दिया, उसमें पहले लिखा है कि जो संविधान को नहीं मानेगा, उसे देश के बाहर कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे बढ़ें जी, अगला सवाल। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निषेध तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या इन सभी में है साहब? आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी करें, जल्दी करें, सवाल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। करो, कमेंट में करो इसका आंसर, सब कमेंट में करो। बहुत सिंपल है ये वाला सवाल, बहुत सिंपल। सर मुझे विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई। वेरी गुड, बहुत याद कर रहे हैं, तभी तो मैं आ गया। चलेगा, जैसे वो डायलॉग था ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे तो मैं भी आऊंगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बात करें तो कहा जाता है कि यदि इन्हें लागू कर दिया जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा, एक अच्छा देश बन जाएगा। इसलिए नेता कोशिश करते हैं कि इसे लागू ना करें, क्योंकि यदि देश अच्छा बन गया तो फिर राजनीति किस पर करेंगे? कहीं धर्म की राजनीति, कहीं जाति की राजनीति, कहीं कलर की राजनीति, कहीं ज्ञान की राजनीति, कहीं समाज की राजनीति, पता नहीं कौन कौन सी राजनीति देश में होती है, वो सारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, एक अच्छा देश बन जाएगा। तो समझ में आ गया? इसलिए आपके नेता आपका भला सोचते हैं, वो कभी भी चीजों को सुधारते नहीं है। गरीबी हटाओ का नारा कई सालों पहले दिया गया, कई दशकों पहले दिया गया, आज भी दे रहे हैं और कल भी देते रहेंगे। नागरिक हमारे कल भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं, कल भी बनते रहेंगे, ध्यान रखना है ना। तो बेटा इस चीज को थोड़ा समझा करो। ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो हमने किस देश के संविधान से बेटा इसे लिया गया है? हमने तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। इससे संबंधित भाग कौन सा है? तो संविधान के भाग 4 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात भी मिलती है। ध्यान समझ आया? आगे बढ़े जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 20 का 15, या आप कहोगे तो हम इसे 29 भी मान लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए कहना। चलो आंसर करो भाई, क्या होगा राइट आंसर बताएं। सभी करें, जल्दी करें, फटाफट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं लागू कर देता अगर मैं पीएम बन जाता तो। ये भाई लागू कर ही देते। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जब भी बेटा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आए, हितों की बात आए, तो आप ध्यान रखिएगा, तो ही आर्टिकल हैं जो इससे संबंधित हैं, वो है 29 और 30 हितों से। इसमें कौन सा दिया है? 29, राइट आंसर 29। बस इतना ध्यान रखना था, आपसे आसानी से सवाल बन जाता। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया आर्टिकल 59 में। और 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षण संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, पार्लियामेंटो अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1958। करो आंसर बिना किसी, सारे करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे भाई। वेरी गुड, सभी करें, जल्दी करें, लेकर पड़ोसी बताइए क्या होगा राइट। सर मुगल पैसा कहाँ लेकर गए? कहाँ लेकर गए मतलब? तुमको बता के ले जाएंगे कि हम यहाँ पर ले जा रहे हैं? अंतिम मुगल बादशाह की थोड़ी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेज रंगून में कैद कर देते हैं, बेचारे वहीं पर का जीवन के अंतिम सांसें लेते हैं। उनका अंतिम शब्द भी यही थे कि मैं इतने बड़े राज्य, इतने बड़े देश का मुगल बादशाह रहा, लेकिन मुझे 2 गज जमीन भी जो है वो नसीब अपने। क्या ही कर लोगे साहब, किसी का कोई भरोसा नहीं है इस दुनिया में, इस चीज का ध्यान रखना है ना। मतलब आप क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर चले जाओगे, ठीक है? लेकिन डरते फिरते रहोगे साहब जी। चलो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट अधिनियम 1909। पार्लियामेंट अधिनियम 1909 के तहत राजधानी कलकत्ता से कहां कर दी गई? दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ध्यान में रखेंगे बेटा, एग्जाम डेट अभी आई नहीं आपकी, जब आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन यदि उद्घोषणा प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए हो? 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, कितने महीने के लिए होती है? ये आपको करना है आंसर, सारे करो, क्या होगा राइट। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी, अभी मैंने आपको बताया भी था आंसर। सर मस्त लग रहे हैं, थैंक यू बेटा। वैसे मैं मस्त तो बचपन से ही लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन धन्यवाद आपका भाई। डी की जगह सी टैप हो गया, फिर देखो डी की जगह ई टैप होगा सबका, है ना। ध्यान अपना पूरा सही तरीके से लिखें, ठीक है? वेरी गुड, 43% सही है। कुछ लोगों ने ई आंसर लगा दिया बेटा, ई क्यों लगा दिया तुम लोगों ने? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 महीने, अभी मैंने बताया था 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद संसद यदि मंजूरी दे दे, ध्यान रखिएगा, संसद की मंजूरी के बाद, संसद की मंजूरी के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी राज्य में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई गई है। आगे बढ़े, अगला सवाल आता है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान की ऋणी है? फंडामेंटल ड्यूटी हमने जर्मनी, रूस, क्या आप कहोगे तो हम बिल्कुल कनाडा मान लेंगे, कोई कुछ वाले भाई। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट। वेरी गुड, नेहा, निखिल, उत्पल, मनीष, बहुत बढ़िया भाई, रोहित, सिटी, नरेंद्र, लकी, बहुत बढ़िया, कच, वाह वेरी गुड। चलेगा, सभी करें, जल्दी करें, बहुत सिंपल सवाल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मौलिक कर्तव्यों के बारे में सारी जानकारी। मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या बताया? संविधान के भाग 4A में इसे जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया, और पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर एक और आया, कब आया बेटा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत आया। और अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 4 अभी फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखना। और ये सब हमने रूस के संविधान से, वैसे उस समय रूस नहीं था, उस समय था यूएसएसआर, यूएसएसआर या इसे ही सोवियत यूनियन कहा जाता है। इनमें से कुछ भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, तीनों ही सही कहलाएंगे, ध्यान रखें। आगे बढ़े, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ, उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 368 में ये प्रयुक्त हुआ है। आंसर संघीय, बिल्कुल ऐसा ही शब्द कहां पर लिखा है, ये सवाल पूछता है, करवाना। वेरी वेरी गुड, सभी करेंगे, क्या होगा राइट। वेरी गुड, बताएं भाई सारे,
संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? वेरी गुड, कहीं भी नहीं हुआ है ना, ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी हमने संघीय शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है, कहीं पर आपको इसका इस्तेमाल मिलता ही नहीं। हाँ, संघ का इस्तेमाल मिलता है, संघ का तो मिलेगा, संघ या यूनियन है ना, भारत राज्यों का संघ होगा, इसका इस्तेमाल तो है, लेकिन संघीय फेडरल वाला हमने जो है वो चीजें यहाँ पर नहीं लिखी। अभी आपसे बोला जाएगा आर्टिकल 1 में क्या, तो आर्टिकल 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, या पूरा नहीं लिखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या हो जाएगा बेटा? राज्यों का संघ होगा, ये प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया आंसर? चलो अगला लिखिएगा, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या फिर वंशानुगत? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट। क्या होगा राइट आंसर? बढ़िया सवाल, सिंपल सवाल, वेरी गुड। हाँ बेटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सभी आंसर करें, जल्दी करें, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी आंसर करें। क्या लिखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हमने बहुत अच्छे से बेटा इसको देखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है बेटा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है, हस्तांतरणीय है ना। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीजें आपने पहले कभी नहीं समझ पाई होंगी, मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आपने कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक प्रॉपर निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रॉपर निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं लेते, सीधे तौर पर हम इनडायरेक्टली चुनाव में भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वोट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इसके मतदाता नहीं होते। साथ में यदि इस प्रकार की व्यवस्था किसी देश में है कि किसी व्यक्ति को मतलब उस देश के सबसे प्रथम व्यक्ति को यदि चुना जाता है मतलब जनता में से कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये सवाल भी एग्जाम में आता है, रिपब्लिक या गणतंत्र से। आगे बढ़े जी, अगला सवाल, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, सीधे राष्ट्रपति का सीधे उपराष्ट्रपति को? ये सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, दोबारा आया, आंसर करना, जल्दी करना, बताइए क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताइए। वेरी गुड, बताइए, वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने आज से शुरू किया? हाँ जी, आज से 5 मॉक टेस्ट शुरू हुए हैं, और आपके 5 मैं किसी भी समय लूंगा, तो आप देखते रहना, आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। एग्जाम की डेट बेटा नहीं आई, अब एग्जाम जब तक हो जाए अपन देखते हैं, उसको रेलवे के ऊपर है वो। मैं वही सोच रहा था कि पहले डेट आ जाए फिर करते हैं, लेकिन डेट आई नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, ध्यान रखेंगे। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मैंने कौन सा आर्टिकल बताया था इसके लिए? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में इससे संबंधित क्या दिए गए हैं? प्रावधान, प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, या फिर भारत के प्रधान? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? सारे बताएं, फटाफट बताएं, बढ़िया सवाल है, आंसर करें, जल्दी करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? पोल में कुछ और दिख रहा था क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर करेंगे सारे। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये बात कहां पर लिखी है? आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करता है, बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को स्वतंत्र पद प्रदान करता है? बताइए, अनुच्छेद 343, 148, 124 या 110? करो आंसर, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से, वेरी गुड। तो आपका पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करें आंसर, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात चल रही है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लिखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कहा जाता है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे संघ सरकार हो, सभी का लेखा जोखा कौन रखता है? तो वो कैग ही रखता है। सारे खर्चे, सरकारी खर्चे जितने होते हैं, वो सारी खर्चों का हिसाब कैग के पास में होता है। और कैग के पद की बात आर्टिकल 148 में कही गई है। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक के आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल या अनुच्छेद कहलाते हैं, ध्यान रखें। कोई दिक्कत में प्रॉब्लम जी? इसे आप कर लेना नोट। अब बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको आज की क्लास में हुई हो तो, है ना? हमने बढ़िया तरीके से बेटा चीजों को कर लिया है, मैंने आपको